अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। सबसे पहले तो ये बताते चलूँ कि हम फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन क्यों करते हैं। बेसिकली जब हमारे पास बॉडी को ज़्यादा नीड होती है एनर्जी की, तो हम अगर हमारे पास कोई और सोर्स नहीं बच रही होती ग्लूकोज की, तो हम जो फैटी एसिड्स हैं उनको तोड़ते हैं ताकि हमें जो है एनर्जी मिल सके। इसलिए हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। अच्छा, अब बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स को तोड़ने के लिए बेसिकली 3 स्टेप्स हैं हमारे पास, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड इट्स ट्रांसपोर्ट इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। फैटी एसिड्स हमारे पास साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम सबसे पहले एक्टिवेट करते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। एक्टिवेट करने के बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी ट्रांसपोर्ट कराते हैं, वो भी हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप में। और सेकंड स्टेप बीटा ऑक्सीडेशन होता है। थर्ड स्टेप में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होती है, फिर हम इसकी एटीपी कैलकुलेशन करेंगे ऑड की और इवन की। सबसे पहले हम एक जर्नल देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स क्या होती है, में कौन कौन से स्टेप है। फर्स्ट मेन 3 स्टेप्स मैंने आपको बताया फैटी एसिड्स को तोड़ने के: एक्टिवेशन एंड इट्स ट्रांसपोर्ट, बीटा ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हम लोग चाहें तो इसको लिख लें, ठीक है। अब हम फर्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड एंड इट्स ट्रांसपोर्ट टू द माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले हम एक्टिवेशन स्टेप की तरफ देख लेते हैं कि क्या होता है हमारे पास। फैटी एसिड इनएक्टिव फॉर्म में हमारे पास, हमें इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये कैसे कन्वर्ट होगा, जैसे कि ये रिएक्शन हमें दिख रहा है कि इसमें हमने कोएंजाइम ए और Mg+2 मैग्नीशियम और 2 ATP यूज़ हुए हैं हमारे पास। बेसिकली एक ATP यूज़ होता है, लेकिन उसके 2 फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास यूज़ होते हैं, इसलिए हम ऐसे कंसीडर कर देंगे 2 ATP हैं, ठीक है। 2 ATP हमारे पास यूज़ हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फैटी एसाइल थायोकाइनेज एंजाइम के जरिए, या फिर जो हम कह सकते हैं फैटी एसाइल को एंजाइम ए सिंथेज के जरिए इन द प्रेजेंस ऑफ। अब देख लें कैसे कन्वर्ट हो रहा है। 2 ATP जो अगर किसी MCQ वगैरह में पूछा जाता है या वाइवा वगैरह में, इनएक्टिव को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फैटी एसिड के कितने ATPs यूज़ होते हैं, तो आप जो है 2 ATPs कहेंगे। अगर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाए कि नहीं भाई 1 ATP यूज़ होता है, आप बोलिएगा 1 ATP के 2 फॉस्फेट ग्रुप यूज़ होते हैं, इस वजह से 2 ATP यूज़ होते हैं, ठीक है। अब हम इसका ट्रांसपोर्ट इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया देख लेते हैं कैसे। ये हमारे पास पूरा रिएक्शन साइटोसोल में हो रहा है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए हमारे पास ये फैटी एसाइल को जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है थ्रू एसाइल को हमारे पास जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में थ्रू कार्निटीन पल्मिटॉयल ट्रांसफरेज 1। बेसिकली ये एक शटल सिस्टम है जो कि हमारे पास साइटोसोल से आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जा रहा है। लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे कोई। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये एक शटल सिस्टम है CPT1, इसको हम CPT1 भी कहते हैं और CAT भी कहते हैं, CAT1 भी कहते हैं। ये C फॉर कार्निटीन पल्मिटॉयल ट्रांसफरेज, और CAT इसलिए कहते हैं कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1। तो कहीं आपसे पूछा जाए तो CPT और CAT में कंफ्यूज मत होइएगा, बुक में CAT भी लिखा हुआ है कहीं कहीं, तो इस वजह से मैं आपको बता रही CPT कार्निटाइन पल्मिटॉयल ट्रांसफरेज 1, ठीक है। ये जो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद एसाइल कोएंजाइम ए कार्निटीन के साथ जाके हमारे पास बाइंड होता है और फॉर्म करता है, कार्निटीन के साथ जाके बाइंड होगा और फॉर्म करेगा एसाइल कार्निटीन, और इसका कोएंजाइम ए वाला ग्रुप निकल जाएगा। ये क्यों होता है एसाइल कार्निटीन फॉर्म में, क्योंकि हमें तो एसाइल कोएंजाइम ए चाहिए, बेसिकली फैटी एसाइल कोएंजाइम ए चाहिए ताकि हम उसकी बीटा ऑक्सीडेशन करें। लेकिन इधर हमारे पास क्यों बन रहा है एसाइल कार्निटीन, क्योंकि हमारे जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाना है और आउटर मेम्ब्रेन से हमें इनर मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए हमें जो है एसाइल कार्निटीन चाहिए ताकि वो इनर मेम्ब्रेन क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जा सके। एसाइल कोएंजाइम ए ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसलिए एसाइल कार्निटीन में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। अच्छा, एसाइल कार्निटीन ये हमारे पास, मैंने बोला एसाइल कार्निटीन हमारे पास जाएगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे एक और इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस करेगा। यहाँ पे एक और बात बताऊँ मैं आप लोग को कि आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन तक का सफ़र कौन तय करता है, मतलब ये कैसे आता है। यहाँ पे एक स्पेशल बात है, मतलब एक थोड़ी अलग सी बात है कि यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया से एसाइल कोएंजाइम ए इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे तक कैसे आता है। ये तो रिएक्शन इनके बीच में हो रहा है, लेकिन यहाँ से लेके जो यहाँ तक का सफ़र है ये एक
समझ लें एक शिप में तय करके आता है। अब ये शिप जो है, मैं यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ शिप में, यहाँ पे एक प्रोटीन होता है ट्रांसलोकेज प्रोटीन, जो कि एज अ शिपमेंट काम करता है और एसाइल कोएंजाइम ए को इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की एक बॉर्डर, समझे, ये एक बॉर्डर से लेके दूसरे बॉर्डर तक लेकर आती है ट्रांसलोकेज प्रोटीन। और इसी दौरान इसका रिएक्शन होता है एसाइल कोएंजाइम ए का कार्निटीन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अक्सर पूछा जाता है वाई पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत पूछा जाता है ट्रांसलोकेज प्रोटीन क्या है, और ये आउटर मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया से इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में तक क्या आता है। ठीक है, अब हमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाना है। अब हमारे पास एसाइल कार्निटीन आ गया। अब यहाँ पे भी एक हमारे पास होता है कार्निटीन पल्मिटाइल ट्रांसफेरेज 2। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा था 1 और यहाँ है हमारे पास 2 कि शटल के ज़रिए अंदर आता है हमारे पास एसाइल कार्निटीन और फिर दोबारा ही कन्वर्ट हो जाता है एसाइल कोएंजाइम ए में। कैसे? सेम वही रिएक्शन होगा, कार्निटीन अलग हो जाएगा, कोएंजाइम ए आएगा, उसके बदले में वर्ड जाके एसाइल के साथ इन जाके रिएक्शन करेगा और एसाइल कोएंजाइम ए बना लेगा। तो इस तरह हमें एसाइल कोएंजाइम ए मिल जाता है। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। अब बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस समझ लेंगे तो बहुत आसान होगा। लेट मी टेल यू वन सेक। हम बेसिकली बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स क्यों कर रहे हैं? पहले हम फैटी एसिड्स को तोड़ ही क्यों रहे हैं? बीटा ऑक्सीडेशन तोड़ना होता है कि हम बीटा साइड क्यों तोड़ रहे हैं? अगर हमारी बॉडी को कब ज़्यादा नीड है, ज़्यादा डिमांड है एनर्जी की, तो फैटी एसिड्स को तोड़ना शुरू कर देगा। उसको सबसे पहले तोड़ने के लिए क्या ज़रूरत है कि पहले तो उसे एक्टिव करेंगे फैटी एसिड को, फिर उसकी ट्रांसपोर्ट कराएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से ट्रांसपोर्ट कराने के बाद फिर इसकी बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, जैसे कि हमने ये डिस्कस करा। पहला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा थ्रू द फैटी एसिड थायोकाइनेज और फैटी एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेस इन द प्रेजेंस ऑफ 2 ATP एंड मैग्नीशियम एंड द कोएंजाइम ए। ओके, कन्वर्ट होने के बाद एक्टिव में साइटोसोल में होगा इस सारा काम। कन्वर्ट होने के बाद थ्रू कार्निटीन पल्मिटाइल ट्रांसफेरेज 1 जो कि शटल सिस्टम है, उसके जरिए हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस करेगा। यहाँ पे आके ये हमारे पास ट्रांसलोकेज प्रोटीन जो है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया तक लेकर आएगा CPT एसाइल कोएंजाइम ए को, जब इसी दौरान इस एसाइल कोएंजाइम ए कार्निटीन के साथ मिलकर एसाइल कार्निटीन बना लेगा। एसाइल कार्निटीन क्यों बनाएगा? क्योंकि जो है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एसाइल कोएंजाइम को जो है आने नहीं देता, क्रॉस नहीं करने देता अपनी मेम्ब्रेन, इसलिए एसाइल कार्निटीन बनेगा। एसाइल कार्निटीन जो है फिर CPT 2 के जरिए कार्निटाइन पल्मिटाइल ट्रांसफेरेज 2 के जरिए एसाइल कार्निटीन जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ जाएगा और फिर यहाँ पे दोबारा हमारे पास एसाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा और कार्निटीन निकल जाएगा। कार्निटीन के बारे में मैं बता दूँ कि कार्निटीन जो है लाइजीन और मेथियोनिन से मिलके बनता है। ये भी अक्सर पूछा जाता है MCQs में, वाइवा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। इसका हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कौन कौन से नहीं। इट इज़ मेड अप ऑफ लाइजीन एंड मेथियोनिन। ठीक है, अच्छा, अब हम सेकेंड स्टेप की और चलते हैं। सेकेंड स्टेप में हमने देखा था कि हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन होगी। लेट सपोज हमारे पास कोई भी फैटी एसाइल कोएंजाइम ए ये है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कोई भी हो सकता है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम पेल्मेटेट देख लेते हैं, लेकिन हम यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं तो समझ लेगा आप लोग। ठीक है, CH2 यहाँ N लिखने मतलब कितने भी कार्बन ऑफ नंबर्स हो, ये हमारे पास एक सिंपल कोएंजाइम ए है, मतलब कोएंजाइम ए बोल रही हूँ, कोई भी फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है। ठीक है, लेट सपोज ये हमारे पास एक फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है, इसमें कितने भी कार्बन नंबर्स ऐड हो सकते हैं। यहाँ पे N नंबर लिखा है तो कितने भी हो सकते हैं, मैं ज़्यादा लंबी चेन नहीं बना रही ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, अभी मैं आपको ये बताऊँ, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है,
ठीक है। और इसके बराबर वाला जो हमारे पास कार्बन एटम है उसे हम कहेंगे अल्फ़ा, और इसके जो बराबर वाला होगा उसे हम कहेंगे बीटा। बेसिकली हमें बीटा ऑक्सीडेशन करनी है, मतलब कि हमें बीटा की साइड से तोड़ना है चेन को। बीटा ऑक्सीडेशन है, बीटा की साइड से तोड़ना है, मतलब ये अल्फ़ा है, मतलब अल्फ़ा का बॉन्ड ये है और बीटा का बॉन्ड ये है, हमें ये तोड़ना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको तोड़ने के बाद क्या बनता है। चेन को हम यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ, आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा। यहाँ से टूटने के बाद हमारे पास डबल बॉन्ड बनेगा। जब हम यहाँ पे तोड़ेंगे तो हमारे पास डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड बनने के बाद क्या होगा, ये डबल बॉन्ड बन गया। अब फिर हम बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे। ये अल्फ़ा ग्रुप है, ये बीटा, एज मेंशन इसमें हमने कहा था अल्फ़ा और बीटा, ये अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा हमने किस तरह रखना है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है कोएंजाइम ए का, ये पूरा इसके बाद वाला जो कार्बन होगा वो अल्फ़ा होगा और उसके बराबर वाला बीटा। इसी तरह इसमें ये अल्फ़ा है और ये बीटा, मेंशन कर देती हूँ ताकि मुश्किल ना हो कोई। ये बीटा है। अब हम इस बीटा को फिर से यहाँ से तोड़ेंगे, देखते हैं फिर क्या बनता है हमारे पास। इसको तोड़ने के बाद क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा OH ग्रुप। ठीक है, ये हमने तोड़ा है, हमारे पास OH ग्रुप आया। अब यहाँ से किस वजह से आया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वाटर की एडिशन हुई है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन फिर भी अब ये स्टेप देख लें कि क्या हुआ है हमारे पास। सेम एज इट इज़ पूरा आ गया। फिर से बता रही हूँ, ये अल्फ़ा ग्रुप है, ये बीटा ग्रुप है, और अल्फ़ा और बीटा हमने कैसे मालूम करा है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अल्फ़ा है, बीटा है। अब हमारे पास क्या होगा, ये जो है ना OH ग्रुप ये निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा हमारा डबल बॉन्ड। फिर भी अभी देखा सब जितने भी काम हो रहे हैं या ऑक्सीजन ले रहा है डबल बॉन्ड, सब बीटा वाले कार्बन के साथ हो रहा है। ये मेन चीज़ है, याद रखेंगे तो आप आसानी होगी, इसलिए हम बीटा ऑक्सीडेशन कह रहे हैं बार बार। यहाँ पे हमारे पास CH2N कहा था, ये OH ग्रुप हटेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, डबल बॉन्ड बन गया इसकी जगह, ये अल्फ़ा। अब बीटा, अब हम इसमें अल्फ़ा बीटा नहीं कर सकते क्योंकि अल्फ़ा बीटा सेम अल्फ़ा और एन बीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये लास्ट स्टेप है हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन की साइकिल का। बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें स्टेप सेपरेशन हो जाएगी। अब कैसे सेपरेशन होगी, ये वाला ग्रुप हमारे पास, मैं आपको उससे बताती हूँ, ये वाला ग्रुप जो है हमारे पास ये अलग हो जाएगा, ये पूरा जो है अलग हो जाएगा। बीटा वाला ये था, यहाँ पे देखें बीटा वाला हमारे पास, बीटा वाला ये वाला ग्रुप था बीटा का, ये बीटा है, यहाँ से टूटेगा, ये पूरा अलग हो जाएगा, ये एक अलग से मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, ये अलग से मॉलिक्यूल बन जाएगा और यहाँ पे जो है ये वाला भी अलग से ग्रुप बन जाएगा, ये COO वाला, क्योंकि यहाँ पे कोएंजाइम A आके लगेगा, ये अलग बन जाएगा। लेट्स सी, ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें। COOS C कोएंजाइम A प्लस ये अलग पूरा CH3COOS COA। अब नेमिंग कर लेते हैं और ये किस वजह से टूटा है। 4 स्टेप से हमने देखा, ज़्यादातर हमारे पास बीटा के ऊपर काम हो रहा है। अक्सर लोग समझते हैं कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा, नहीं, जो भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसके बाद वाला जो कार्बन होगा वो अल्फ़ा होगा, जो डायरेक्टली अटैच्ड होगा इससे फंक्शनल ग्रुप से, उसके बाद वाला जो है बीटा होगा। मेन आपने फोकस करना है बीटा पे, क्योंकि हमारे पास जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं सब बीटा कार्बन पर हो रहे हैं और इसका नाम भी यही है, बीटा ऑक्सीडेशन। और फैटी एसिड, ये पूरा फैटी एसिड है। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा कि हमारे पास ये बीटा वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये बॉन्ड टूटा और यहाँ पे आगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप, थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या हुआ, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल गया
और डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे। और फिर फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से पूरा अलग मॉलिक्यूल हो गया, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए अलग हो गया और जितने भी बाकी मॉलिक्यूल्स हैं सब अलग हो गए। मतलब कि हम बीटा ऑक्सीडेशन से कर रहे थे, बीटा ऑक्सीडेशन से हम लोग कर रहे थे, ये वाला पार्ट जो है हमें बीटा ऑक्सीडेशन कर रहे थे, ये वाला पार्ट जो है अलग हो गया और ये वाला पार्ट अलग हो गया। ठीक है, देखें इसमें दिखा ना, ये वाला पार्ट अलग हो गया और ये वाला पार्ट अलग हो गया। ठीक है, अब हमें ये वाला जो एंजाइम है ये तो हमारे पास निकल गया, अब हम इसको इसकी बीटा ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें है ही नहीं, ये अल्फ़ा ग्रुप है, बीटा ग्रुप है ही नहीं। अब इसमें जो है जितने भी मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे 3 हैं 4 हैं, उसमें अल्फ़ा बीटा करके बार बार चेन टूटते रहेगी अनलेस कि जब तक वहाँ पे और बीटा ग्रुप बीटा कार्बन एटम ही ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हमारे बीटा ऑक्सीडेशन होती रहेगी। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं कौन से एंजाइम्स हैं या कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे। सबसे पहले इनकी नेमिंग कर लेते हैं, इन पार्ट्स की, ये बेसिकली है क्या। ये तो हमारे पास फैटी एसाइल कोएंजाइम ए था पूरा, हाँ लिख रही हूँ, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए था ये हमारे पास। ये हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल बना है, ट्रांस 2 इनोल कोएंजाइम ए, ट्रांस 2 इनोल कोएंजाइम ए। कैसे, ये देखें, ट्रांस 2 इनोल कोएंजाइम ए। ये थर्ड वाला है हमारे पास बना है 3 1 2। ये देखें, अब हम इसको कार्बन एटम की नंबरिंग जो है यहीं से करेंगे 1 2 3। ठीक है ना, अल्फ़ा हमने वो लिया था जो फंक्शनल ग्रुप को साथ में था अल्फ़ा ग्रुप, लेकिन हम कार्बन एटम की नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को भी ऐड करेंगे 1 2 3। ये हमारे पास बना है 3 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन एटम में हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ और हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो ये बनेगा 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास सेम 1 2 3, थर्ड कार्बन पे हमारे पास कीटो ग्रुप लगा है, इसी कीटो ग्रुप है, यहाँ हम करेंगे 3 कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। बहुत आसान है, इनके स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है। ठीक है, लास्ट में हमने देखा कि ये वाला पार्ट हमारा अलग हो गया था, इसे ये है हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये जो बचा है हमारे पास ये फैटी एसाइल को ए। बेसिकली 4 स्टेप्स हैं लेकिन बार बार टूटेगा जब तक हमारे पास बीटा ग्रुप ही ख़त्म नहीं हो जाता, बीटा कार्बन एटम नहीं ख़त्म हो जाएगा, रिपीट होते जाएंगे ये 4 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हुआ था कि हमने तोड़ा था, बॉन्ड तोड़ा, सेकंड बॉन्ड बना हमारे पास, डबल बॉन्ड बना, सेकंड स्टेप में हाइड्रोक्सी ग्रुप आके लगा, थर्ड में कीटो, फोर्थ में अलग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले वाले ग्रुप में बॉन्ड टूट रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक है, मतलब डिहाइड्रेशन हो रही है यहाँ पे हमारे पास एक FAD, ये इन द प्रेजेंस ऑफ एक FAD के प्रेजेंस में ये वाला रिएक्शन हो रहा है, FADH2। ठीक है, और जो सेकंड में था मैंने कहा था ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप बेसिकली कहाँ से आया, हमने यहाँ पे एक H2O आया तभी हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हुआ। ठीक है, थर्ड में हमारे पास क्या होता है कि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है H है, यहाँ से ये H निकल जाता है। ठीक है ना, ये देखें H निकल गया ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, मतलब डिहाइड्रेशन हो रही है यहाँ पे, फिर H ग्रुप निकल रहा है। तो ये किसके प्रेजेंट में हो रहा है, ये NAD के प्रेजेंट में हो रहा है, NADH2। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा देख लिएगा आप लोग। ये फोर्थ ग्रुप में हमारे पास क्या हो, कोएंजाइम ए की तरह होती है, क्योंकि ये जो है पूरा पार्ट निकल गया था, यहाँ पे कोएंजाइम ए नहीं था, यहाँ पे आगे कोएंजाइम ए लग रहा है। बहुत सिंपल है, इजी करके चलेंगे तो बहुत आसान लगेगा। इनके एंजाइम्स देख लेते हैं हम। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास बिल्कुल इनके नाम से एंजाइम बन रहे हैं, एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। फर्स्ट है हमारे पास एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। बॉन्ड टूट रहा था, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन निकल रहा था, डिहाइड्रोजिनेज, एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या हुआ, हाइड्रोक्सी ग्रुप आके लग, बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया था, हाइड्रोक्सी ग्रुप आके लग रहा था,
और इसके नाम से बनेगा 2,3-इनोल हाइड्रेटेस। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या हुआ था कि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप निकल रहा था, डिहाइड्रोजनेस हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हो रहा था। यहाँ पे हमारे पास बनेगा ये 3-हाइड्रोक्सी एसाइल को ए डिहाइड्रोजनेस, 3-हाइड्रोक्सी एसाइल को ए डिहाइड्रोजनेस। ठीक है। फोर्थ स्टेप में हमने देखा था कोएंजाइम ए आके लग रहा था और जो है हमारे पास दोनों सेपरेक्शन हो रही थी। यहाँ पे एंजाइम है हमारे पास 3-कीटो असाइल, थर्ड कार्बन पे है ना, ये थर्ड अलग हो रहा था ऐसे, 3-कीटो असाइल को ए थायोलेज। लेट मी रिपीट, 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हुआ कि बीटा यहाँ से बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है हमारे पास और डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है। सेकंड में हमारे पास क्या हुआ कि वाटर आके लग रहा है और वो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो रहा है बीटा कार्बन पे। थर्ड में ये हाइड्रोजन निकल रहा है और कीटो ग्रुप बना रहा है। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड स्टेप हो। फोर्थ में क्या हुआ, सेपरेशन हो गया, पूरा अल्फ़ा जो ग्रुप था बीटा वाला था ना पार्ट, वो अलग हो गया और अल्फ़ा वाला पार्ट अलग हो गया। ये हमारे पास 4 है। अब ये रिपीट साइकिल जो है तब तक रिपीट होती रहेगी जितने यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे। ठीक है, 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट में हमारे पास डबल बॉन्ड बन रहा है, सेकंड में हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप आके लग रहा है, थर्ड में हमारे पास डबल बॉन्ड बन रहा है, कीटो ग्रुप बन रहा है, 4 में हमारे पास सेपरेशन हो रही है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा लिख देती हूँ ताकि आसानी है आप लोग को। फर्स्ट में हमारे पास डबल बॉन्ड बन रहा है, सेकंड में हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप आके अटैच हो रहा है। ठीक है, थर्ड में हमारे पास कीटो ग्रुप बन रहा है, मैं कीटो यूँ कर देती हूँ, समझ लेगा आप लोग। 4 में हमारे पास सेपरेशन हो रही है। फर्स्ट स्टेप में डबल बॉन्ड, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोक्सी ग्रुप, थर्ड स्टेप में हमारे पास कीटो ग्रुप लग रहा है, फोर्थ में हमारे पास सेपरेशन हो रही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके एटीपीज़ की बेसिकली, और ये कितनी दफ़ा साइकिल चलेगी इन द केस ऑफ इवन चेन, ऑड चेन। सबसे पहले हम इवन चेन की बात कर लेते हैं।